हाय एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे ब्लॉक थ्योरम। ओके, ब्लॉक प्रमेय। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये थ्योरम किस बारे में है और इसका स्टेटमेंट क्या है। तो हमने लास्ट सेशन में देखा कि जो क्रिस्टल होता है उसका पोटेंशियल पीरियोडिक नेचर का होता है ना। पीरियोडिक मतलब वो बार बार अपनी वैल्यूज एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद रिपीट करता रहता है। एक इलेक्ट्रॉन जो बिल्कुल बाहर है, बिल्कुल क्रिस्टल के बाहर समझ लीजिए, या कंप्लीटली फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। कंप्लीटली फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है, क्योंकि हमें पता है कि उसको जो डिस्क्राइब करते हैं नॉर्मल एक प्लेन वेव से करते हैं। बिकॉज आपके पास क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन होता है और हमें पता है अगर इलेक्ट्रॉन कहीं पे मूव करा तो उसके साथ साथ एसोसिएटेड उसकी वेव भी चलती है। डी ब्रोगली ने कहा ही था। तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो एक वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, वो वेव फंक्शन प्लेन वेव के फॉर्म में लिया जाता है। तो आप एक प्लेन वेव का रिप्रेजेंटेशन ध्यान रखिएगा, ई रेज टू पावर आई के डॉट आर। 3D में ले रहे हैं तो ये, और अगर 1D में ले रहे हैं तो आपको सिंपली आई के एक्स लेना है। यहाँ पर के के भी 3 कंपोनेंट होंगे। के आपके पास वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट होता है, और ये एक प्लेन वेव को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है एक्सपोनेंशियल में। ओके, हमारे पास बिकॉज आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास कॉस और साइन आएगा, और कॉस और साइन जो होता है वो वेव को रिप्रेजेंट करता है। हमारे पास यहाँ पर एक प्लेन वेव आ जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो क्रिस्टल के अंदर है, अब हमने देखा था कि क्रिस्टल के अंदर तो पोटेंशियल है, तो वो एक पीरियोडिक पोटेंशियल में मूव कर रहा है। ब्लॉक ने ये कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन जो बिल्कुल फ्री है और एक इलेक्ट्रॉन जो किसी पीरियोडिक पोटेंशियल के अंदर मूव कर रहा है, दोनों का वेव फंक्शन बिल्कुल सिमिलर तो नहीं होना चाहिए, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए। तो ब्लॉक ने कहा था कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन लेते हो इसी को रहने दो, लेकिन इसमें हल्का सा चेंज कर देते हैं। तो जो ब्लॉक ने कहा था कि क्रिस्टल के अंदर पीरियोडिक पोटेंशियल के अंदर अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो जो उसका वेव फंक्शन होगा उसे हम इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिख देते हैं, ये यू के आर ई रेज टू पावर आई के डॉट आर। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये इतना पोर्शन जो है वो तो किसी फ्री इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है, और ये जो एक फंक्शन है नया स्मॉल यू आर, ये आपके पास कोई पीरियोडिक फंक्शन है। हमें पता नहीं है, लेकिन ये जो भी फंक्शन है इसका नेचर पता नहीं है, बट ये पीरियोडिक फंक्शन होगा। अभी ये क्यों लगाया? क्योंकि ब्लॉक ने ये कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन तो पूरी तरह से मान लीजिए फ्री है, और एक आपके पास यहाँ पे रखा हुआ इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये क्रिस्टल के पोटेंशियल के प्रभाव में है, उसके इन्फ्लुएंस में है। तो इसका वेव फंक्शन और इसका वेव फंक्शन सेम नहीं होना चाहिए, उनमें कुछ डिफरेंस होना चाहिए। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस लाने के लिए एक्स्ट्रा फंक्शन ऐड कर दिया। ऐड मतलब मल्टीप्लाई कर दिया ओरिजिनल फ्री इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन के साथ में। यही आपके पास ब्लॉक थ्योरम है। यानी ब्लॉक सजेस्टेड कि क्रिस्टल पोटेंशियल में या किसी क्रिस्टल में कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसका वेव फंक्शन जो होता है वो प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है दो फंक्शन का, जिसमें एक प्लेन वेव होती है और दूसरा कोई पीरियोडिक फंक्शन होता है, और ये बन गया कंप्लीट वेव फंक्शन उस इलेक्ट्रॉन का जो क्रिस्टल के अंदर है। हमें ये प्रूव करना है कि ऐसा होता है, क्योंकि ब्लॉक ने तो ऐसा बोल दिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इसी को प्रूव करेंगे या फिर ये जो ब्लॉक थ्योरम का ये एक्सप्रेशन है इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई कैसे करेंगे? हमारे पास यहाँ पे देखो, ब्लॉक ने ये कहा था कि ये जो u वाला फंक्शन है ये पीरियोडिक है। अगर ये पीरियोडिक है तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं? जो भी चीज पीरियोडिक होगी हम उसके लिए लिखेंगे r प्लस टी इज इक्वल्स टू आर। ब्लॉक ने कहा था कि मैं कह रहा हूं कि ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो इसका मतलब हम इसे यू के आर प्लस टी को यू के आर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम देखो, ये सपोज आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम यहाँ पे साई पे क्या करते हैं? आर प्लस टी अप्लाई करते हैं। ये जो वेव फंक्शन है इससे देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं साई आर प्लस टी। तो साई आर प्लस टी हमारा कितना हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू ब्लॉक यूके था यहाँ पे, पहले सिर्फ आर था, वहां आर प्लस टी हो गया। यहाँ पे आई के डॉट आर था, तो हमें क्या करना है? यहाँ पे भी आर प्लस टी करना है। सब पे वेक्टर है, आप वेक्टर लगा लीजिएगा अगर मैं कहीं स्किप भी कर दूं तो। हमारे पास ये हो जाएगा। नाउ देखो, ब्लॉक ने कहा था कि यू के तो पीरियोडिक फंक्शन है, इसका मतलब यू के आर प्लस टी की वैल्यू यू के आर के बराबर होगी। तो यहाँ पे तो हम लिख लेते हैं यू के आर। इसको हम क्या लिखते हैं? ई के, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो पहले तो ये आ जाएगा के डॉट आर, और साथ में के को टी से मल्टीप्लाई करते हैं, उसे अलग से लिख सकते हैं आई के डॉट टी। एक्सपोनेंशियल में ऐसा हो सकता है। ये पूरा का पूरा क्या है? जो ब्लॉक ने स्टार्टिंग में कहा था कि जो साई आर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? यू के आर ई रेस टू पावर आई के डॉट आर। तो आप देखिए ये तो साई आर है, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं साई के आर ई रेस टू पावर आई के टी।
सो ये ध्यान रखिएगा, हम दोनों में से या तो ये चीज प्रूव कर दो या फिर ये चीज प्रूव कर दो, क्योंकि ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो आइडेंटिकल है, दोनों ही ब्लॉक थ्योरम के एक्सप्रेशन है, दोनों में से कोई सा भी हम प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं प्रूफ की तरफ। ब्लॉक थ्योरम के प्रूफ के लिए सबसे पहले हम 1D के लिए लेंगे, 1 डायमेंशन के लिए लेंगे, फिर हमारा जो रिजल्ट आएगा हम उसे जनरलाइज कर देंगे 3 डायमेंशन के लिए। तो मान लीजिए हमें वेव फंक्शन निकालना है और हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन निकालने के लिए हमेशा एक इक्वेशन सॉल्व की जाती है, विच इज श्रोडिंगर इक्वेशन। तो हम यहाँ पर श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करेंगे 1 डायमेंशन के लिए। सो आई होप आपको ये पता हो कि श्रोडिंगर इक्वेशन 1 डायमेंशन में क्या होती है। -h⁻² 2m d2 psi अपॉन dx स्क्वायर प्लस वी साई इज इक्वल्स टू ई साई। ये हमारे पास यहाँ पर श्रोडिंगर इक्वेशन होती है और इसमें हम यहाँ पर क्या थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करते हैं। तो देखो क्या लिखा जा सकता है इसको, d2 साई अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h स्क्वायर e माइनस वी साई इज इक्वल्स टू 0। ओके, ये हमारे पास यहाँ से हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। ये आप ध्यान से देखें तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपने देखा होगा कभी भी इस तरह से लिखते हैं ना, d2 माइनस एल्फा स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। तो उसमें आपके पास क्या होता है, d2 बाई dx2 का कोफिशिएंट होता है और उसका जो सॉल्यूशन आता है वो आप दो फंक्शन में e रेज टू पावर प्लस माइनस एल्फा x के रूप में लिखते हो। तो यहाँ पर भी d2 बाई dx2 है, तो ये क्या है आपके पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और जब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है हमारे पास तो उसके दो सॉल्यूशन आते हैं और फाइनल सॉल्यूशन जो हम लिखते हैं वो उन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होने की वजह से मान लीजिए इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो क्या क्या है, साई 1 एंड साई 2। अगर साई 1 एंड साई 2 इसके सॉल्यूशन है, यहाँ पे x लिख दीजिए, साई 1 एंड साई 2 x इसके सॉल्यूशन होंगे, तो जनरल सॉल्यूशन हम क्या लिखेंगे, जनरल सॉल्यूशन क्या बनता है, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनता है। तो साई एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a साई 1 x प्लस b साई 2 x। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके, ए एंड बी कॉन्स्टेंट्स है जिनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखो बिकॉज आपके पास पोटेंशियल पीरियोडिक है बट क्योंकि हमने तो एक ही डायमेंशन में लिया है तो आई टोल्ड यू टी इज इक्वल्स टू आपके पास क्या होता है, Na प्लस क्यूबी प्लस आरसी या कुछ भी आप ले लीजिए, इसमें केवल हम एक्स वाला टर्म लेंगे। इसका मतलब अगर आप ये लिखते हैं वी आर प्लस टी इज इक्वल्स टू वी आर, तो इसे हम 1 डायमेंशन में कैसे लिखेंगे, आर की जगह हम लेंगे एक्स, टी की जगह हम लेंगे यहाँ पर Na और यहाँ पर हो जाएगा वापस ये Vx। तो पोटेंशियल हमारा पीरियोडिक है ना, Vx इज इक्वल्स टू Vx प्लस Na। सो पोटेंशियल पीरियड होने की वजह से हम क्या कहेंगे कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन हमने लिखी थी और हमने ये भी देखा था कि हैमिल्टोनियन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हैमिल्टोनियन सेम आता है। तो जो एक्सप्रेशन आपने यहाँ पे देखो इस जगह लिखा था, ये वाला नो ये वाला देखो यहाँ पे आपने d2 साई अपॉन dx स्क्वायर 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e माइनस v साई, इसमें सिर्फ कौन सा चीज है जो चेंज होगी, कोई सा भी चेंज नहीं होगा। देखो एनर्जी वो की हुई रहेगी, साई आपके पास वो क्या हुई है, इस v की जगह आप v x प्लस Na कर दो तो सेम इक्वेशन जो है, यानी कि ये सपोज इक्वेशन नंबर 1 है, इस पूरी इक्वेशन नंबर 1 में सपोज हम x की बजाय अगर x प्लस Na ले लें तो जो इक्वेशन हमारे पास बनेगी वो कैसे बनेगी, d2 साई x प्लस Na dx स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e माइनस वी एक्स प्लस Na एंड आपके पास कितना आ जाएगा, साई एक्स प्लस Na इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आ जाएगी। अगेन आपके पास क्या है, पोटेंशियल सेम है, x प्लस Na और x सेम है। सो ये जो इक्वेशन आपको मिली है और जो प्रीवियस हमें इक्वेशन मिली है वो दोनों सेम ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम x प्लस Na के टर्म में इसका सोल्यूशन लिखें तो वापस आपको क्या मिल सकता है, ध्यान से समझना। इसका मतलब अगर इसका सोल्यूशन हमें लिखना है तो सेम टू सेम ये सोल्यूशन मिलेगा, सेम टू सेम ये सॉल्यूशन मिलेगा। फर्क सिर्फ कितना होगा, x की बजाय कितना आ जाएगा, x प्लस Na, क्योंकि आपने इक्वेशन में अगर x की जगह x प्लस Na लिख दिया है तो आप सॉल्यूशन में भी क्या करेंगे, x की जगह x प्लस Na लिख देंगे। तो देखो ये सॉल्यूशन हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा साई x प्लस Na इज इक्वल्स टू a साई 1 x प्लस Na प्लस b साई 2 x प्लस Na।
बट ध्यान रहे इक्वेशन नंबर 2 और जो पहले वाली हमें इक्वेशन मिली थी d2 साई के टर्म में, ओनली साई x के टर्म में, वो इक्वेशन और इक्वेशन नंबर 2 सेम है। अगर वो सेम है तो उनके सॉल्यूशन बिल्कुल भी अलग अलग नहीं होने चाहिए, जबकि ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन एज वी कैन सी हमें थोड़े से डिफरेंट दिख रहे हैं। तो हमारे पास बिकॉज ये जो है वो Vx ही है, क्योंकि हमने यहाँ लिख रखा है कि पोटेंशियल तो सेम है। सो ये इक्वेशन और वो इक्वेशन सेम है, तो अगर वो सेम है तो इनके 4 सॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं? 4 का मतलब है एक आपने साई 1 लिख दिया, एक आपने साई 2 लिख दिया, एक आपने साई 1 लिख दिया, एक आपने साई 2 लिख दिया और फिर इनके लीनियर कॉम्बिनेशन बना लिए। सो अब देखो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की एक प्रॉपर्टी। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है उसके लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन तो 2 ही होते हैं, मतलब उनके मेन सॉल्यूशन तो 2 ही होंगे। बाकी इन 2 का कोई सा भी अगर आप लीनियर कॉम्बिनेशन बना लें तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन भी उसका सॉल्यूशन माना जाएगा, लेकिन उस सॉल्यूशन को हम लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं कहेंगे। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब है ये दोनों एक दूसरे पर तो डिपेंड नहीं होंगे, बट इन दोनों का कोई भी कॉम्बिनेशन अगर बना लिया जाए तो वो कॉम्बिनेशन भी उसका एक सॉल्यूशन होगा। सो हमें ये चीज पता है कि हमें यहाँ पर कितने सॉल्यूशन नजर आ रहे हैं। सिर्फ साई 1x और साई 2x को छोड़ दीजिए, देखो ये तो आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब आपके पास क्या क्या सॉल्यूशन बन रहे हैं? एक आपने लीनियर कॉम्बिनेशन बना के और साई सॉल्यूशन बना लिया, राइट। एक आपने लीनियर कॉम्बिनेशन बना के, अब इसका मतलब है इसके अलावा साई 1 और साई 2 को छोड़ दिया जाए तो आपको जितने भी सॉल्यूशंस नजर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं साई 1 साई 2 का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। ये आपको ध्यान रखना है, इन्हीं साई 1 साई 2 का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि सिर्फ 2 ही आपके पास इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हो सकते हैं। अगर आपको 4-5 सॉल्यूशन मिल रहे हैं तो उन्हें एक्सेप्ट कर लिया जाएगा इफ एंड ओनली इफ अगर वो भी इनका लीनियर कॉम्बिनेशन हो तो। अब हमें यहाँ पे क्या क्या मिल रहे हैं? हमें यहाँ पे साई 1 साई 2 के अलावा साई मिला, लेकिन वो साई आपको दिख रहा है लीनियर कॉम्बिनेशन बना हुआ। लीनियर का मतलब होता है किन्हीं 2 सॉल्यूशन को अलग अलग कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, यही लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, रैखिक संयोजन। सो आपके पास साई एक्स तो ठीक है, हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि ये साई 1 और साई 2 का लीनियर कॉम्बिनेशन दिख रहा है। यहाँ पे आपके पास आया है साई 1x प्लस एन ए, यहाँ पे आपने लिख दिया साई 2x प्लस एन ए और यहाँ पर आपने लिख दिया साई x प्लस एन ए। तो इसका मतलब ये जो साई 1x प्लस एन ए है और साई 2x प्लस एन ए है, आप ये कह रहे हो ये इसके सॉल्यूशन है, पर ये इक्वेशन तो बिल्कुल पुरानी वाली इक्वेशन है, क्योंकि जैसे ही आप इसमें x प्लस एन ए में x को पुट कर दोगे ये इक्वेशन तो पुरानी वाली चल जाएगी। अगर पुरानी वाली इक्वेशन चली गई तो आप साई 1x प्लस एन ए और साई 2x प्लस एन ए को इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन की तरह नहीं ले सकते। तो हम क्या करेंगे, साई 1x प्लस एन ए को और साई 2x प्लस एन ए को हम साई 1 और साई 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख देंगे, जिससे सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। कैसे? देखो हम ये कर रहे हैं यहाँ पे साई 1x प्लस एन ए को अगर हम ये लिख दें, क्या लिख दें, अल्फा 1 साई 1x प्लस अल्फा 2 साई 2x। सिमिलरली हम साई 2x प्लस एन ए को अगर ये लिख दें बीटा 1 साई 1x प्लस बीटा 2 साई 2x, तो उससे फायदा क्या होगा? अब हमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे? ये साई 1x प्लस साई 1 और ये साई 2, हमारे पास साई 1 साई 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन है, और अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन है तो आराम से ये हमारी दोनों श्रोडिंगर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं, उनके सॉल्यूशन माने जा सकते हैं। तो बेसिकली इस स्क्रीन पे आपके सामने जितना भी लिखा हुआ है उसका कंक्लूजन ये है कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के सिर्फ 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको 10 सॉल्यूशन मिल रहे हैं तो वो 10 के 10 एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे अगर वो इन्हीं 2 का लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ तो। इसलिए हमने जितने भी है साई हो चाहे साई 1 हो चाहे साई 2 हो, हमने सबको साई 1x और साई 2x का लीनियर कॉम्बिनेशन बना लिया। अब a एंड b कांस्टेंट है, अल्फा 1 अल्फा 2 कांस्टेंट है, बीटा 1 बीटा 2 कांस्टेंट है, और ये 6 कांस्टेंट है जिनकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट यहाँ पर करनी है। सबसे पहले आप यहाँ वापस देखिए, मैंने थोड़ा सा ऐसा कर दिया है, हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। तो आप इस इक्वेशन नंबर 3 को देखिए एक बार, इक्वेशन नंबर 3 पे फोकस कीजिए। इक्वेशन नंबर 3 में आपके पास क्या लिखा हुआ है, साई एक्स प्लस एन ए, उसके बाद है ए साई 1। अब ये साई 1 जो है हम ये वाला साई 1 उठा के यहाँ पर पुट कर देते हैं, और ये साई 2 हमें मिला है ये हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। ओके, तो मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ यहाँ पे अपने पास। नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ। आई गेस मुझे थोड़ा सा लाइट कर लेना चाहिए इसको। तो देखो हमारे पास मिला था ब्लैक, साई एक्स प्लस एन ए इज इक्वल्स टू हमें मिला था ए साई 1 एक्स प्लस एन ए प्लस बी
साई टू एक्स प्लस एन ए, ये हमें मिला था। डार्क करती हूँ यार इसको वापस, ये हमें मिला था। देन देखो वैल्यू पुट करते हैं ना, साई एक्स प्लस एन ए इज इक्वल्स टू ए। साई वन को हमने अभी भी क्या लिखा था, साई वन को हमने लिखा था अल्फा वन साई वन, अभी मैं ब्रैकेट में एक्स नहीं लिख रही हूँ है ना, लंबा जाएगा उससे अदरवाइज। अल्फा टू साई टू, ये साई वन साई टू का मतलब है साई वन एक्स साई टू एक्स, ये तो हो गया साई वन प्लस बी। साई टू को हमने क्या लिखा था, बीटा वन साई वन प्लस बीटा टू एंड साई टू। ये देखो हमें यहाँ पर ये मिल गया है। थोड़ा सा इसको ओपन करते हैं, बिकॉज साई वन के टर्म्स, साई वन को कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से ए अल्फा वन और यहाँ से बी बीटा वन, तो हमें मिल जाएगा ए अल्फा वन प्लस बी बीटा वन, और साथ में कितना आ जाएगा हमारे पास, साई वन प्लस यहाँ आ जाएगा ए अल्फा टू प्लस बी बीटा टू, और ये आपके पास आ जाएगा साई टू। ओके, ये हमारे पास मिल चुका है साई एक्स प्लस एन ए। अब समझना, बिकॉज आपके पास क्या है, ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट है, ये भी पूरा का पूरा एक कांस्टेंट है, और ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, हम हमारी मर्जी से इनकी वैल्यूज चूज कर सकते हैं। तो अगर ये कांस्टेंट है तो हम हमारी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए क्या मान लेते हैं कि मान लीजिए ए अल्फा वन प्लस बी बीटा वन जो कि कांस्टेंट है, उसे एक नए कांस्टेंट से हम रिप्लेस कर देंगे, और वो कांस्टेंट कैसा दिखेगा, लेमडा टाइम से। ये हमारी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में भी एक कांस्टेंट है, राइट हैंड साइड में भी आपको कांस्टेंट ही मिलने वाला है, तो हो सकता है कोई ना कोई कॉम्बिनेशन तो ए का, अल्फा वन का, बीटा वन का और बी का ऐसा कॉम्बिनेशन होगा कि आपको लेमडा ए मिल जाए, यानी कि कोई अलग से कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय ए। सिमिलरली मान लीजिए ए अल्फा टू प्लस बी बीटा टू इज इक्वल्स टू, हमें मिल जाता है लेमडा बी। इस इक्वेशन को ए को इस साइड लाते हैं, तो देखो यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, आपके पास कॉमन क्या बन जाएगा, ए के साथ में आपके पास बन जाएगा, होल्ड ऑन, ए के साथ में आपके पास बन जाएगा अल्फा वन माइनस लेमडा। तो देखो अल्फा वन माइनस लेमडा ए प्लस बीटा वन टाइम्स बी इज इक्वल्स टू 0। यहां से आपके पास क्या मिल जाएगा, अल्फा टू ए प्लस बीटा टू माइनस लेमडा टाइम्स बी इज इक्वल्स टू 0। अगर आपने थोड़ी बहुत मैट्रिक्स पढ़ी है तो देखो यहाँ पे ये आपके पास ए आ रहा है इधर से, और इधर से आपके पास क्या आ रहा है, बी आ रहा है, और राइट हैंड साइड में आपके पास 0 है। सो अगर इसे आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, इन मैट्रिक्स फॉर्म या फिर डिटर्मिनेंट फॉर्म, तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, अगर ये इक्वेशन 0 हो रही है तो इसका मतलब ये है अल्फा वन माइनस लेमडा बीटा वन, यहाँ आ जाएगा अल्फा टू, यहाँ आ जाएगा बीटा टू माइनस लेमडा, और यहाँ आ जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि अगर आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करें तो आप देखिए वापस आपको यही इक्वेशन मिल जाएगी। कैसे, ये देखो अल्फा वन माइनस लेमडा मल्टीप्लाई होगा ए से, और ये बीटा वन होगा बी से, और इक्वल टू आ जाएगा 0। तो ये देखो अल्फा वन माइनस लेमडा ए प्लस बीटा वन बी इक्वल टू 0। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आपको यही दो इक्वेशन वापस मिल जाएगी। नाउ हमारा ए एंड बी जो है ये तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो सबसे शुरुआत वाला वेव फंक्शन ही 0 हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत वाला वेव फंक्शन आपने माना था ए साई वन प्लस बी साई टू। अगर ए 0 कर दिया तो वेव फंक्शन 0, वेव फंक्शन 0 का मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम ये को तो 0 नहीं कर सकते, इसका मतलब ये जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होनी चाहिए आपके पास, 0, क्योंकि दो वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 हो रहा है और उसमें से एक वैल्यू 0 नहीं है तो दूसरी वैल्यू 0 होगी। तो इस डिटर्मिनेंट को हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो देखो, तो हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट अल्फा वन माइनस लेमडा बीटा वन अल्फा टू बीटा टू माइनस लेमडा, ये आपके पास आना चाहिए 0। तो ओपन करते हैं, अल्फा वन माइनस लेमडा एंड बीटा टू माइनस लेमडा माइनस अल्फा टू बीटा वन इक्वल टू 0। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो हमें ये मिल रहा है, देखो लेमडा स्क्वायर अल्फा वन प्लस बीटा टू टाइम्स लेमडा प्लस अल्फा वन बीटा टू माइनस अल्फा टू बीटा वन इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। अब इस इक्वेशन के अंदर देखो हम इस टर्म की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले, बाद में पुट करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टास्क है इस टर्म की अल्फा वन बीटा टू माइनस अल्फा टू बीटा टू की वैल्यू निकालना। तो चलो निकालते हैं। तो हमने देखा कि सिंस साई वन एक्स एंड साई टू एक्स आर सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन थे, और सॉल्यूशन हमेशा अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम सबसे पहले साई वन के साथ श्रोडिंगर इक्वेशन लिखते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, डी टू साई वन अपॉन डी एक्स स्क्वायर
प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी, यहाँ पे v सिर्फ x का फंक्शन है, ध्यान रखना ना, ई माइनस वी साई वन इक्वल टू 0। सिमिलरली आपको क्या मिलेगा, d2 साई टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी साई टू इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे हम इस इक्वेशन को, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं साई टू से, और इस पूरी वाली इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं साई वन से, और फिर एक दूसरे में से माइनस कर देते हैं। तो हम पहले ये वाली लेंगे, है ना, इनिशियली ये वाली लेंगे और इसमें से माइनस करेंगे, सेकंड वाली में से फर्स्ट वाली को माइनस करेंगे। तो देखो सेकंड वाली इक्वेशन को लिखते हैं सबसे पहले साई वन से मल्टीप्लाई करने के बाद। सो क्या आ जाएगा, साई वन डी टू साई टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस साई वन मल्टीप्लाई बाय 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी साई टू, है ना। राइट हैंड साइड तो 0 मिलेगा। अब माइनस कर देते हैं ये वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद, तो साई टू डी टू साई वन अपॉन डी एक्स टू माइनस, और आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर के साथ साई टू है, और ये आ जाएगा e माइनस वी साई वन, और राइट हैंड साइड में तो 0 0 मिलेगा। एज यू कैन सी ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है और आपके पास नेगेटिव साइन के साथ में है। तो बचा क्या आपके पास बचा साई वन डी टू साई टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस साई टू डी टू साई वन अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप क्या कर सकते हैं, इस टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को आप लिख सकते हैं, देखिए d बाई डी एक्स साई वन डी साई टू अपॉन डी एक्स माइनस साई टू डी साई वन अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखो एक बार इसको ओपन करो, अंदर मल्टीप्लाई करो, तो d बाई डी एक्स किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, साई वन और डी साई टू। इसका मतलब दो फंक्शन है यहाँ पे और उनका आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले एक को कांस्टेंट रखे दूसरे का, और दूसरे को कांस्टेंट रखे पहले का। तो सबसे पहले मैं साई वन को कांस्टेंट रख देती हूँ और डी साई टू बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो क्या मिलेगा, डी टू साई टू अपॉन डी एक्स टू प्लस फिर साई वन का कर दीजिए आप, डी साई वन अपॉन डी एक्स, उस टाइम पे डी साई टू बाई डी एक्स को कांस्टेंट रख लीजिए। सिमिलरली यही चीज यहां पर करते हैं, पहले साई टू को एज इट इज और साई वन वाले का कर देते हैं, फिर साई टू का कर दीजिए और साई वन वाले को एज इट इज रखिए। ये देखो, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल आउट होकर आपको क्या मिल रहा है, साई वन डी टू साई वन अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस साई टू डी टू साई वन अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। और यही चीज आपको भी मिल रही थी, देखो ये देखो, है ना, यहाँ पे ये देखिए साई वन डी टू साई टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस साई टू डी टू साई वन अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये वाली चीज यानी कि ये वाला टर्म इस रूप में लिखा जा सकता है। ओके, सो अब हम इसको ऐसे ही लेके चलेंगे। तो वापस यहाँ पे आ जाओ इस इक्वेशन के साथ। अब किसी भी टर्म का अगर डिफरेंशिएशन 0 होता है तो इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब आपको साई वन डी साई टू बाई डी एक्स माइनस साई टू डी साई वन बाई डी एक्स क्या है आपके पास, कांस्टेंट है। ये पूरा x का फंक्शन है, हर जगह x है, यहाँ पे ध्यान रखना, हर जगह आपके पास क्या है, यहाँ पे x है। अगर ये x का फंक्शन है तो हम इसे नया फंक्शन बोल देते हैं, w कैपिटल W लिखा है और वो x का फंक्शन है। एंड सपोज दिस टर्म इज कांस्टेंट, ये हमारे पास कांस्टेंट आते हैं। अब हम सेम चीज क्या करेंगे, सेम टू चीज, अब देखो हम क्या वैल्यू निकालते हैं, इसको अभी यूज करेंगे, wx को भूल जाइए आप, बाद में काम आएगा। अब मैं आपको एक टर्म निकालने के लिए बोल रही हूँ, साई वन एक्स प्लस एन ए, क्यों कर रहे हैं अभी देखेंगे, डी साई टू अपॉन डी एक्स, उस टाइम पे साई टू एक्स प्लस एन ए है, ठीक है, माइनस साई टू एक्स प्लस एन ए डी साई वन एक्स प्लस एन ए बाई डी एक्स। अगर हम इसकी वैल्यू निकालें, इसकी वैल्यू हम इसलिए निकालना चाह रहे हैं क्योंकि देखो आपको जस्ट अभी क्या मिला था, ये मिला था, है ना। ये सेम टू सेम एक्सप्रेशन आपको किसके साथ मिला है, x के साथ मिला है। अब हम ये सेम टू सेम एक्सप्रेशन x प्लस एन ए के साथ में चेक करना चाहते हैं कि हमें क्या मिलता है। मतलब आपको wx निकाल लिया आपने, कांस्टेंट आया, अब आप wx प्लस एन ए निकालना चाहते हो। तो wx प्लस एन ए में जहां जहां पे x है वहां वहां पे आपको इसमें x प्लस एन ए पुट करना है। सो वही हम कर रहे हैं। तो आपके पास देखो ये मिल जाएगा, है ना। तो हम वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। सबसे पहले साई वन एक्स प्लस एन ए की वैल्यू, तो साई वन एक्स प्लस एन ए शुरुआत में, ध्यान रखना आप वीडियो बैक करके देख लेना, आपको मिल जाएगा। साई वन एक्स प्लस एन ए हमारा था अल्फा वन साई वन प्लस अल्फा टू साई टू। यहाँ पे है डी बाई डी एक्स साई टू एक्स प्लस एन ए, तो डी बाई डी एक्स साई टू हमारा कितना था, साई टू आपका था बीटा वन साई वन
प्लस बीटा टू साई टू माइनस साई टू हमारा कितना था, बीटा वन साई वन प्लस बीटा टू साई टू डी बाई डी एक्स, साई वन कितना था, अल्फा वन साई वन प्लस अल्फा टू साई टू, है ना, ये इसकी वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं। सो हमें क्या मिलेगा, देखो अल्फा वन साई वन प्लस अल्फा टू साई टू, डिफ्रेंसिएशन करो, बीटा तो कांस्टेंट है तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे देखो बीटा वन डी साई वन अपॉन डी एक्स प्लस बीटा टू डी साई टू अपॉन डी एक्स माइनस यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, बीटा वन साई वन, और ये इस पे अप्लाई होगा तो अल्फा वन कांस्टेंट डी साई वन अपॉन डी एक्स प्लस अल्फा टू डी साई टू अपॉन डी एक्स। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा अल्फा वन बीटा वन डी साई वन अपॉन डी एक्स, और साथ में साई वन भी मिल रहा है, साई वन भी आपके पास यहाँ आएगा। देन आपको मिलेगा अल्फा वन बीटा टू साई वन डी साई टू अपॉन डी एक्स, चार टर्म मिलेंगे ना फर्स्ट से आपको। देन आपको पास मिलेगा अल्फा टू बीटा वन साई टू डी साई वन अपॉन डी एक्स प्लस अल्फा टू बीटा टू साई टू डी साई टू अपॉन डी एक्स। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे मिलेगा माइनस बीटा वन अल्फा वन साई वन डी साई वन अपॉन डी एक्स माइनस बीटा वन अल्फा टू साई वन डी साई टू अपॉन डी एक्स माइनस बीटा टू अल्फा वन साई टू डी साई वन अपॉन डी एक्स माइनस बीटा टू अल्फा टू साई टू डी साई टू अपॉन डी एक्स। अब जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट कीजिए। तो सबसे पहले देखो आपके पास यहाँ पर क्या मिल रहा है हमारे पास, साई वन डी साई वन एक्स के साथ में साई वन डी साइन एक्स, मैं टर्म बताती हूँ आपको कौन कौन सा। सपोज दिस इज नंबर वन टर्म, ये नंबर वन टर्म, और आपके पास इधर इसको वन प्राइम बोल देते हैं, ये वन प्राइम, ये बिल्कुल सेम टू सेम है, अल्फा वन बीटा वन अल्फा वन बीटा वन साई वन, ये देखो ये टर्म बिल्कुल है और प्लस माइनस के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास यहाँ पर देखिए ये वाला टर्म सपोज नंबर टू है और ये आपके पास ये रहा नंबर टू प्राइम, बिल्कुल सेम है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये चार टर्म आपके पास यहाँ पर बच रहे हैं, उन्हीं चार को हम ले लेंगे। तो इन चार में कॉमन क्या क्या आ रहा है, देखो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपके पास बच रहा है साई वन डी साई टू, और यहाँ पर भी आपके पास है साई वन डी साई टू। तो सबसे पहले नंबर सपोज थ्री और थ्री प्राइम, इन दोनों टर्म में से अब हम कॉमन क्या लेंगे, साई वन डी साई टू, यहाँ पर भी साई वन डी साई टू, ये कॉमन ले लेते हैं। तो आप क्या ले लेंगे, यहाँ पे साई वन डी साई टू कॉमन ले लेते हैं, तो साई वन डी साई टू अपॉन डी एक्स। तो हमारे पास बचेगा क्या, इससे कॉमन लेने के बाद अल्फा वन बीटा टू तो यहां से बच रहा है, और माइनस अल्फा टू बीटा वन, तो अल्फा वन बीटा टू हमारे पास क्या बच रहा है इसमें, अल्फा वन बीटा टू माइनस बीटा वन अल्फा टू। उसके बाद आपके पास क्या बन रहा है, अब देखो इसमें से और इसमें से अगेन साई टू डी साई वन आ रहा है, साई टू डी साई वन आ रहा है, लेकिन हम माइनस पहले ले लेंगे इसमें, है ना, इसमें हम माइनस साई टू और डी साई वन कॉमन ले लेंगे। तो आपके पास क्या बन जाएगा, देखो माइनस साई वन डी साई टू अपॉन, सॉरी साई टू डी साई वन लेना है ना हमें, अब साई टू पहले है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल साई टू पहले है, तो साई टू पहले है और यहाँ पे साई वन है। तो आपके पास बनेगा अल्फा वन बीटा टू माइनस बीटा वन अल्फा टू। अगेन वापस यहाँ से आ रहा है अल्फा वन बीटा टू माइनस बीटा वन अल्फा टू कॉमन आ रहा है हमारे पास। ओके सो ये आपके पास आ जाएगा, आपके पास बन रहा है साई वन डी साई टू बाई डी एक्स माइनस साई टू डी साई वन अपॉन डी एक्स। आप देखिए ये टर्म आपके पास था डब्ल्यू एक्स, ये आपके पास था डब्ल्यू एक्स, और यहाँ पर आपके पास आ रहा है अल्फा वन बी टू माइनस बीटा वन अल्फा टू। आप देख लीजिएगा ये एक्सप्रेशन हमारे पास डब्ल्यू एक्स था, और लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू हम किसकी निकाल रहे हैं, ये वैल्यू हम निकाल रहे हैं ये देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये पूरी वैल्यू जो हमने अभी भी निकाली है ये किसकी चल रही है आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए साई वन एक्स प्लस एन ए, डी साई टू एक्स प्लस एन ए, साई टू एक्स प्लस एन ए और डी साई, ये पूरा आपके पास कितना है डब्ल्यू एक्स प्लस एन ए। और मैंने एक्सप्लेन किया था कि हम जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो डब्ल्यू एक्स प्लस एन ए की आपके पास यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो देखो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में मिल रहा है आपको डब्ल्यू एक्स प्लस एन ए, डब्ल्यू एक्स प्लस एन ए। तो हमारे पास हमने ये देखा था, ऑल्सो हमने प्रीवियस स्लाइड में ये प्रूव किया था कि जो डब्ल्यू एक्स है वो कांस्टेंट है। अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट होता है इसका मतलब आप x की वैल्यू कितना ही चेंज कर दो उसकी वैल्यू नहीं बदलनी चाहिए। इसका मतलब डब्ल्यू एक्स में अगर मैं यहाँ पर x को
रिप्लेस कर दूं x प्लस एन से, तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए डब्ल्यू एक्स प्लस एन ए, बट क्योंकि डब्ल्यू एक्स तो कांस्टेंट है, अगर वो कांस्टेंट है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने x की वैल्यू 1 रखा है, 2 रखा है या x प्लस एन ए रखा है, वो सेम होना चाहिए। तो ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, यानी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो हम इसको भी लिख सकते हैं डब्ल्यू एक्स के बराबर ही मिलेगा अल्फा 1 बीटा 2 माइनस बीटा 1 अल्फा 2, और ये आपके पास मिल जाएगा डब्ल्यू एक्स। ये दोनों टर्म एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे, तो इसकी कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है 1 आ रही है। ओके, हमें क्या मिल गया अल्फा 1 बीटा 2 माइनस बीटा 1 अल्फा 2 की वैल्यू 1 मिल चुकी है, जो कि हम यूज करेंगे हमारे इस वाली इक्वेशन में। होल्ड ऑन, कहाँ गया, इससे भी पुराना, ये देखो आपके पास ये वाली इक्वेशन मिली थी, हाँ यहाँ पे ये रहा, मैंने कहा था ये इस इक्वेशन, ये हमें वैल्यू 1 मिल चुकी है। देखिए अल्फा 1 बीटा 2 माइनस अल्फा 2 बीटा 1 की वैल्यू हमें 1 मिल चुकी है। तो अगर इसकी वैल्यू हमें 1 मिल चुकी है तो हम करते हैं इसको उस वाले एक्सप्रेशन में यूज। कहाँ मिली थी हमें लैम्डा स्क्वायर की, कौन सी इक्वेशन मिली थी, हमें मिला था लैम्डा स्क्वायर माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 2 लैम्डा प्लस अल्फा 1 बीटा 2 माइनस अल्फा 2 बीटा 1 इक्वल टू 0 था। ये वैल्यू हमने अभी अभी प्रूव किया 1, तो हमारे पास कितना आ जाएगा अल्फा 1 प्लस बीटा 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर मान लीजिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, तो सपोज इसके रूट्स हमारे पास है लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, तो हमें पता है कि रूट्स का जो टोटल होता है वो होता है माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, बी हो गया, ए इसका कोफिशिएंट है विच इज 1, है ना। समेशन ऑफ रूट क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो ये हमें मिलेगा अल्फा 1 प्लस बीटा 2 अपॉन 1, राइट। तो ये तो हो जाएगा रूट्स का सम, एंड रूट्स का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो कितना होता है सी बाई ए, सी आपके पास कितना है 1 और वहां पे भी 1, तो ये हमारे पास 1 है। अब यहाँ से देखो हमारे पास क्या है कि जो लैम्डा 1 लैम्डा 2 है, इसका मतलब जो लैम्डा 1 है वो क्या होना चाहिए, उसी का इनवर्स होना चाहिए लैम्डा 2, क्योंकि अगर ये हुआ 1 बाय लैम्डा 1 तो आपके पास क्या मिल जाएगा, ये वैल्यू 1 मिल जाएगी, यानी कि ये तो लैम्डा 1 रहेगा, जो दूसरा रूट है वो पहले का इनवर्स होना चाहिए। तो एक तो हमारे पास हिंट ये मिल गया कि जो रूट्स हमें लेने हैं वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल ही होना चाहिए। अगर वो रेसिप्रोकल होना चाहिए तो हम यहाँ पर क्या सजेशन करेंगे, दूसरी चीज, लैम्डा सबसे पहले हमारा कब इंट्रोड्यूस हुआ था, जब हमने ये कहा था कि जो साई एक्स प्लस एन आया था, राइट, जो साई एक्स प्लस एन आया था वो हमारा कितना आया था, आप देख लीजिएगा वीडियो बैक करके, इसको हमने माना था, ये हमें मिला था साई 1 प्लस ए अल्फा 2 प्लस बी बीटा 2 एंड साई 2, इस टर्म को हमने लिखा था लैम्डा ए। तो यहाँ आपके पास लैम्डा ए साई 1 और ये मिला था अपन को लैम्डा बी साई 2। तो जो लैम्डा है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वेव फंक्शन से, और वेव फंक्शन हमारा कैसा है, इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है, और वेव फंक्शन में जो पार्ट होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है आपके पास। अब क्योंकि वेव फंक्शन हमारा एक्सपोनेंशियल है, तो इससे मिलते जुलते होने की वजह से या इसके साथ आने की वजह से हम क्या करेंगे, लैम्डा को हमारी मर्जी से लेट, ये हमने माना है, तो मान लीजिए जो लैम्डा है उसका जो फॉर्म है वो भी हमारे पास कैसा है, एक्सपोनेंशियल है। तो हम एक सजेशन देते हैं, कांस्टेंट होना चाहिए ऑल्सो, तो हम लेते हैं आई के एन ए। सपोज हम यहाँ पर लैम्डा को मान लेते हैं आई के एन ए, तो ये लैम्डा 1 अगर है, ये लैम्डा 1 है, तो दूसरा रूट क्या हो जाना चाहिए, वो पहले वाले का रेसिप्रोकल होना चाहिए, तो वो कितना हो जाएगा माइनस आई के एन ए। तो लैम्डा 1 को हम ये मान लेंगे और लैम्डा 2 को हम मान लेंगे माइनस आई के एन ए, सो दैट लैम्डा 1 लैम्डा 2 को आप मल्टीप्लाई करके देखिए आपको कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। और बिकॉज ये वेव फंक्शन साथ अपीयर हो रहा है, इसलिए हमने इसका नेचर एक्सपोनेंशियल मान लिया है। तो आपके पास लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू आ चुकी है, करेक्ट। तो आपके पास ये चीज क्या मिल जाएगी हमारे पास, देखो अब ये वाला आप वापस वेव फंक्शन लिखते हैं, सो साई एक्स प्लस एन ए, क्या था आपका, लैम्डा कॉमन ले लो, आगे क्या बच रहा है, ए साई 1 प्लस बी साई 2, और सबसे शुरू में देखना ए साई 1 और बी साई 2 कितना था, साई एक्स था हमारा, ये कितना था, साई एक्स था। तो यहां से हम क्या ले सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं साई एक्स प्लस एन ए इज इक्वल्स टू लैम्डा साई एक्स, और लैम्डा की वैल्यू हमने देखी है प्लस माइनस आई के एन ए, और ये आ जाएगा हमारे पास साई एक्स। ये हमारे पास आ गया 1D में। अगर हम इसी को 3D में लिखते हैं तो साई एक्स की बजाय आ जाएगा आर, एन ए की जगह मैंने आपसे कहा था टी कितना होता है, एन ए क्यू बी एंड आर सी, तो 3D में आ जाएगा तो बी और सी भी आ जाएंगे और ये टी को रिप्रेजेंट कर देगा। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा आई
के डॉट, यहाँ पर भी देखो Na है, Na की बजाय जब 3D में लिखेंगे तो तीनों आ जाएंगे और हम उसे लिखेंगे T, और ये साई x की जगह कितना हो जाएगा आपके पास, साई R हो जाएगा। एंड यही ब्लॉक थ्योरम का वो एक्सप्रेशन था जो हमने सबसे शुरुआत में लिखा था, जिसे हम प्रूव करना भी चाह रहे थे। तो इसका मतलब है कि किसी क्रिस्टल में कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसके वेव फंक्शन को दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन में लिखा जा सकता है, क्योंकि इसी से आपको क्या मिला था, इसी से आपको वो मिला था साई R इज इक्वल टू यू के आर, एंड यहाँ पे आपके पास था साई के आर, ये R प्लस टी होगा। सॉरी यहाँ पे आपके पास था साई के आर इज इक्वल टू यू के आर ई रेस टू पावर आई के डॉट आर, क्योंकि इसी से हमने ये वाला डिराइव किया था। मैं आपको दिखा देती हूँ, शुरू में देखो सबसे स्टार्टिंग में हमारे पास ये देखो इनिशियली आपके पास हाँ ये था ना हमारे पास, और यहाँ पर ये वेव फंक्शन था। मैंने कहा था या तो इसको प्रूव कर देंगे या फिर इसको प्रूव कर देंगे, दोनों सिमिलर है। हमने ये वाला टर्म प्रूव कर दिया, तो इससे आप रिवर्स जाके यहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो यही ब्लॉक थ्योरम का स्टेटमेंट था। थैंक यू सो मच एवरीवन।